हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो और देखा जाए आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 19 से 21 अक्टूबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखा जाए दिवाली के उपलक्ष्य में संस्था में भी अवकाश था और आप सब भी छुट्टियों पर थे। ठीक है, तो छुट्टियों के जो करंट अफेयर है उनको हम स्किप नहीं करेंगे क्योंकि छुट्टी थी, लेकिन करंट इवेंट तो कुछ ना कुछ हुए ही हैं। तो जो भी करंट इवेंट हुए हैं उन पे हम लोग अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें देखा जाए 19 से 21 अक्टूबर 2025 की महत्वपूर्ण खबरें होंगी और इसके बाद देखा जाए एक वीडियो आएगा जिसमें 22 से लेकर, ठीक है, और 25 अक्टूबर तक की इंपॉर्टेंट खबरें जो होंगी उनको समाहित किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो की क्लास पीपीटी, पीडीएफ, टेस्ट इत्यादि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप हमारा जो मंथली पैकेज है उस मंथली पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और मंथली पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, प्रतिदिन देखा जाए आपको शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिल जाता है। साथ ही साथ देखा जाए डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। प्रतिदिन क्लास पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्लास पीपीटी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। महीने के एंड में देखा जाए एक फुल टेस्ट होता है करंट अफेयर का जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी की पीडीएफ आपको अलग मिलती है, इंग्लिश की पीडीएफ आपको अलग मिलती है। महीने के एंड में देखा जाए कंपाइल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो भी दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ ही साथ देखा जाए तो मासिक करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल और बिहार स्पेशल के आपको इसी कोर्स के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये मासिक पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर क्या है, खनन मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक यानी कि स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स जो है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, परीक्षा आपसे पूछ सकता है कि ये जो राज्य खनन तत्परता सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन में वहां पर नीति आयोग भी रह सकता है। ठीक है, नीति आयोग भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको नीति आयोग पर टिक नहीं कर रहा है। और ऐसे सवाल देखा जाए परीक्षा में, आपके अभी यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई 2025, यूपी पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई, उसमें देखा जाए ऐसे लगभग 3 सवाल पूछे गए कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। लगभग 3 सवाल आए हुए थे। तो अब आप एक कॉपी पेन अपने पास रखा करिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखते हैं एक फैक्ट बुक रखा करिए। मैं आपको पर्सनली सलाह भी देता हूं कि आप अपने साथ एक छोटी सी डायरी या छोटी सी कॉपी रखा करिए। उसमें जो भी आपको ऐसी चीजें लगे जो महत्वपूर्ण है, एक पेज पर सारी चीजें नोट कर लिया करिए। जैसे कोई रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है तो एक जगह पर पूरा रिपोर्ट लिख लिया। ठीक है, वैसे कोई महत्वपूर्ण दिवस है तो महत्वपूर्ण दिवस एक जगह पर नोट कर लिया, कोई महत्वपूर्ण पुस्तकें है तो पुस्तकें एक जगह पर नोट कर लिया। ऐसी चीजें आप नोट करते जाया करिए। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, ये जो राज्य खनन तत्परता सूचकांक है ये खनन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। चर्चा करते हैं, खनन मंत्रालय ने पूरे भारत में सतत, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी खनन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, आईआईटी आईएसएम धनबाद के सहयोग से विकसित यह सूचकांक राज्यों की नीलामी प्रदर्शन, खनिज अन्वेषण, नियमन और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के आधार पर मूल्यांकन करती है। मतलब किस राज्य में देखा जाए सुविधाएं सबसे ज्यादा बेहतर है, उसी आधार पर देखा जाए ये रैंकिंग प्रदान करती है राज्यों को कि कौन से राज्य में देखा जाए नीलामी की जो प्रदर्शन है वो अच्छा है, खनिज अन्वेषण कहां पर अच्छा है, नियमन कहां पे अच्छे से हो रहा है, पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं वो कहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से अप्लाई जा रही हैं। उसी आधार पर राज्यों को खनन के मामले में रैंकिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ये किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है तो यहां पर याद रखना आईआईटी आईएसएम धनबाद के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए जो ये स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स है इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से रहे। कैटेगरी ए में देखें, श्रेणी ए में, तो श्रेणी ए में 3 राज्य कौन कौन से हैं शीर्ष स्थान पर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का शीर्ष स्थान है। वहीं पर श्रेणी बी की बात कर लेते हैं तो श्रेणी बी में गोवा, उत्तर प्रदेश और असम शीर्ष पर है। श्रेणी सी की बात कर ले तो यहां पर देखा जाए जो कैटेगरी सी है इसमें पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा शीर्ष राज्य है। चलिए आगे देखते हैं, ये स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य खनन सुधारों को तेज करना, निवेश को आकर्षित करना, खनन क्षेत्र में सतत जिम्मेदार ढंग से विकसित करना, जो खनन क्षेत्र है उसको सतत रूप से और जिम्मेदार ढंग से विकसित करना है, ताकि हम अपनी वर्तमान जरूरतों को भी पूरा करें और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी देखा जाए जो हमारे खनिज संसाधन है उनका भोग सुनिश्चित कर सके। यहां पर देखा जाए इससे राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़े और खनन उद्योग अधिक से अधिक पारदर्शी और कुशल बन सकेगा। ठीक है, इसी उद्देश्य से देखा जाए इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अनुशंसित किया गया है।
ठीक है, पहले ही कहा जा रहा था कि अहमदाबाद में देखा जाए जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनका आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा 2030 में, और देखा जाए उसकी अनुशंसा कर दी गई है। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कार्यकारी बोर्ड जो है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कार्यकारी बोर्ड, इसने देखा जाए तो अहमदाबाद को 2030 ठीक सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अनुशंसित किया है। अंतिम निर्णय 26 नवंबर 2025 को जनरल असेंबली में लिया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री है मनसुख मांडविया, इन्होंने कहा है कि भारतीय खेलों के लिए बड़ा क्षण बताया है, साथ ही साथ सतत समावेशिता और विरासत पर केंद्रित होगा ये जो कॉमनवेल्थ 2030 में आयोजित किया जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। अमित शाह ने एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। ये जो एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र है इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? अमित शाह के द्वारा रखी गई है। कहां पर रखी गई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहां पर चर्चा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, इन्होंने हरियाणा के मानेसर में, कहां पर? हरियाणा के मानेसर में देखा जाए तो एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर SOTC, ठीक है, SOTC स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी है। साथ ही साथ अयोध्या में देखा जाए एनएसजी हब स्थापित करने की घोषणा भी की है। अयोध्या को देखा जाए एनएसजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा, यहां पर एनएसजी हब स्थापित किया जाएगा अयोध्या में। तो परीक्षा में से पूछ सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा एनएसजी हब के रूप में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एनएसजी हब स्थापित किया जाएगा? तो वो शहर होगा अयोध्या। ठीक, अयोध्या। और इन पॉइंट्स को आप करंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, अपने मुख्य परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं। जब अयोध्या देखा जाए तो जीएस पेपर 5 में, ठीक, जीएस पेपर 5 में देखा जाए तो सीधे सीधे जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं, चाहे वो वाराणसी हो, ठीक है, प्रयाग हो, अयोध्या हो, श्रावस्ती हो, ये कुछ प्रमुख शहर हैं। इनसे इनके जो सांस्कृतिक और सामरिक महत्व है उनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में जीएस पेपर 5 में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर अयोध्या से रिलेटेड सवाल पूछ लिया गया तो वहां पर जो अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व है वो तो आप बताएंगे ही, वर्तमान में क्या महत्व है, आर्थिक महत्व क्या है। कभी भी देखा जाए आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे महत्व आप बताते हैं, धार्मिक महत्व क्या है, और उसके साथ साथ उसको वर्तमान से रिलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एनएससी हब है इसका भी जिक्र आप कर दीजिएगा, जरूर से एक बॉक्स बनाइएगा अपने पेपर पे। जब आप लिख रहे हैं, जो आपका इंट्रो होता है, 2-3 लाइन का इंट्रो होता है, फिर मेन बॉडी आती है। मेन बॉडी जहां पर आप लिख रहे हैं वहीं पर कॉर्नर में आपको बॉक्स एक बनाना है, और बॉक्स बनाने में उसी बॉक्स में ये करंट वाली पॉइंट्स को आपको मेंशन कर देना है। बस इतना आप मेंशन कर देंगे, वो जो करंट वाली पॉइंट आप मेंशन कर रहे हैं वही आपके आंसर को बाकी आंसर से अलग कर देगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखें तो 141 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये जो स्पेशल ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ये उन्नत टेरर काउंटर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अमित शाह ने सरकार के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया और एनएसजी की सुरक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका के लिए फोर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में सराहा है। फोर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में सराहा है एनएसजी को। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आकाश मिसाइल प्रणाली को ब्राजील को सप्लाई करने का प्रस्ताव। यहां पर देखा जाए भारत के द्वारा जो आकाश मिसाइल प्रणाली है इसको ब्राजील को सप्लाई किया जाएगा, इसका प्रस्ताव रखा गया। चर्चा करते हैं तो भारत ने अपनी स्वदेशी विकसित आकाश सतह से हवा मिसाइल प्रणाली जो है, ठीक, सतह से जो हवा मिसाइल प्रणाली है इसको ब्राजील को सप्लाई करने का प्रस्ताव रखा है। यहां पर चर्चा की जाए तो यह प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजील के उपराष्ट्रपति हैं गोराल्डो एल्केमिन तथा रक्षा मंत्री हैं जोसो मुसियो, ये सब आए हुए थे दिल्ली में, और यहीं पर देखा जाए नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया राजनाथ सिंह के द्वारा कि जो हम आकाश मिसाइल प्रणाली है इसको ब्राजील को सप्लाई करना चाहते हैं, और ब्राजील ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। देखा जाए तो बैठक में फोकस रक्षा सहयोग को मजबूत करने, जिसमें संयुक्त अनुसंधान, सह उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण शामिल था। आगे चर्चा करें। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल कई हवाई खतरों जैसे फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को निष्क्रिय कर सकता है। यहां पर चर्चा करते हैं तो ब्राजील ने इस प्रणाली में गहरी रुचि दिखाई है और भारत ब्राजील रक्षा संबंधों को एक नया बल देता है। भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत वैश्विक रक्षा निर्यात केंद्र के लक्ष्य के रूप में आगे बढ़ाता है ये आकाश मिसाइल प्रणाली जो है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। उत्तराखंड एआई इंपैक्ट समिट 2025 के बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए क्या महत्वपूर्ण खबर है। उत्तराखंड सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंडिया एआई मिशन के साथ मिलकर उत्तराखंड एआई इंपैक्ट समिट 2025 का आयोजन देहरादून के होटल रामदा में किया था। ठीक है, परीक्षा में से पूछेगा कि उत्तराखंड एआई इंपैक्ट समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? ये देहरादून में हुआ था।
ठीक है। और ये आपके यूकेपीसीएस की जो परीक्षा है, चाहे एफआरओ हो, लोअर हो, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, साथ ही साथ यूकेपीसीएस जो जून 2026 में प्रस्तावित है, ठीक है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तराखंड एआई इंपैक्ट समिट 2025। चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखा जाए तो इस समिट में सामाजिक समावेशन, नवाचार और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए एआई पर जोर दिया गया है। डिजिटल उत्तराखंड पहल को बढ़ावा भी यहां पर दिया गया। साथ ही साथ चर्चा करें तो केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और एआई को इस सदी का प्रमुख बताया है। एआई मतलब देखा जाए तो एआई का यूज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस दिशा में देखा जाए जो ये एआई है, इस एआई को आज के समय में बहुत अहम बताया गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। साइलेंट वैली पार्क में 6 नई ड्रैगन फ्लाई प्रजातियां मिली है, ठीक है। जो साइलेंट वैली पार्क है यहां पर 6 नई ड्रैगन फ्लाई की प्रजातियां मिली हैं। चर्चा कर लेते हैं। तो केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में 3 दिन के सर्वेक्षण में 83 ओडोनोट प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिसमें 6 नई प्रजातियां शामिल की गई हैं। यहां पर चर्चा करें नई प्रजातियों में लॉन्ग लेग क्लब टेल, ठीक है, ये पहली प्रजाति है। फेजर का टॉरेक हॉक, डार्क डैगर हेड, ब्लू नेक रिड टेल, वायनाड टॉरेंट डार्ट और ब्लैक एंड येलो बम्बोल्ट, ठीक है, बम्बो टेल है, ब्लैक एंड येलो बम्बो टेल है। और ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं देखा जाए तो ये नाम आपसे यूपीपीसीएस में नहीं पूछेगा, ये आपसे यूपीएससी में देखा जाए परीक्षा में पूछ लेता है डायरेक्टली कि फ्रेजर का टोरंटो हॉक, ऐसे पूछा कि फ्रेजर का टोरंटो हॉक हाल ही में चर्चा में रहा। फ्रेजर का टोरंटो हॉक निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? मेढक की, सांप की, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई की, या फिर तितली की। और ऐसे सवाल देखा जाए यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं, एक दो बार नहीं, कई बार पूछे गए। नई प्रजातियां जो होती है ना, एनवायरनमेंट का सेक्शन यूपीएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, वहां पर पूछे ही जाते हैं और ये सवाल ऐसे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस वजह से ये नाम याद रखिएगा कि कुछ 6 नाम यहाँ पर बताए गए हैं, इन 6 नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाए। देखा जाए तो ये खोज पार्क की प्राकृतिक ताजगी और जल तंत्र के स्वस्थ स्थिति को दर्शाता है और इसी वजह से देखा जाए यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई जो पाए गए हैं उन ड्रैगन फ्लाई का उल्लेख किया गया है। अयोध्या दीपोत्सव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिवाली में दीपोत्सव चर्चा में रहा था, कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर बने हैं, चर्चा करते हैं। 19 अक्टूबर 2025 को अयोध्या की राम की पैड़ी व सरयू के 56 घाटों पर 9वें दीपोत्सव में देखा जाए तो 26,17,215 दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। पहला रिकॉर्ड क्या बना? सर्वाधिक दीप जलाने का रिकॉर्ड, ये पहला रिकॉर्ड था, ठीक है। वहीं पर आगे चर्चा करें, कार्यक्रम में 73,000 लीटर तेल, 33,000 स्वयंसेवक और 2138 अर्चकों द्वारा सामूहिक सरयू आरती के साथ दूसरा रिकॉर्ड बनाया गया। यहां पर देखा जाए दूसरा रिकॉर्ड क्या बनाया गया? जो 2138 अर्चक थे, अर्चक का मतलब जो आरती करते हैं ना, आरती करने वाले, यहां पर देखा जाए 2138 अर्चकों द्वारा सामूहिक सरयू आरती की गई और यहां पर दूसरा रिकॉर्ड यही बना था, ये दूसरा रिकॉर्ड था। तो ये 2 गिनीज रिकॉर्ड दर्ज किए गए, ये 2 गिनीज रिकॉर्ड थे जिनको दर्ज किया गया यहां पर, ठीक है। तो ये दोनों गिनीज रिकॉर्ड आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब भी आप यूपीपीसीएस मेंस में मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 5 का पेपर लिखेंगे, अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, उसको करंट से रिलेट करेंगे तो आपको यहां पर ये 9वें दीपोत्सव का जिक्र करना होगा और इस 9वें दीपोत्सव में जो रिकॉर्ड बना है उनका भी मेंशन करना होगा। 26,000 यहां पर देखा जाए 26,17,251 जो दीपक जलाकर यहां पर गिनीज रिकॉर्ड बनाए गए हैं, उन रिकॉर्ड के बारे में चर्चा की गई है, इसको आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए आपको यह भी पॉइंट मेंशन करना होगा दूसरा रिकॉर्ड कौन सा बना, तो 2138 अर्चकों के द्वारा सरयू
की सामूहिक आरती की गई है। चर्चा कर ले तो 2017 से हर वर्ष संख्या बढ़ती हुई 2025 में नया शिखर छू लिया है। मुख्य अतिथि कौन रहे यहाँ पर? योगी आदित्यनाथ रहे। सहस्त्रधारा घाट आरती, लेजर शो, रामपथ पर 22 झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही थी दीपोत्सव 2025 के दौरान। चलिए आगे चर्चा करते हैं। पहली बार रेल से नमक की सीधी खेप कश्मीर घाटी पहुंची है। ठीक है, यह पहली बार हुआ है कि रेल के माध्यम से जो नमक की सीधी खेप है वो कश्मीर घाटी पहली बार पहुंची है। चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए गुजरात के खारा घोड़ा, ये खारा घोड़ा कहां पर पड़ता है? ये कच्छ के रण में पड़ता है, अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। यहां से देखा जाए अनंतनाग जम्मू कश्मीर तक करीब 2000 किलोमीटर दूरी पर पहली बार रेल से नमक की सीधी खेप कश्मीर घाटी पहुंचाई गई है। खारा घोड़ा लिटिल रण ऑफ कच्छ में की सीमा पर अवस्थित है। यहां पर देखा जाए उच्च शुद्धता वाले नमक यहां पर पाए जाते हैं। औद्योगिक व खाद्य नमक जो है ये खारागोड़ा से पाए जाते हैं। खारागोड़ा कहां पर अवस्थित है? ये लिटिल रण ऑफ कच्छ की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसका उपयोग चमड़ा उद्योग, साबुन निर्माण और ईंट भट्ठों में होता है। ये पहली खेप जो है ये घाटी तक किफायती और विश्वसनीय आपूर्ति की दिशा में अहम कदम साबित होगा। कहां से कहां तक? खारागोड़ा से अनंतनाग तक गई थी। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि यूपीपीसीएस रेलवे से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में कई पूछता है। ठीक है, रेलवे से संबंधित सवाल, चाहे वो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हो या किसान रेल हो या जो आरटीएस थी, ठीक है, जो रीजनल ट्रांजिट सिस्टम था उससे रिलेटेड सवाल हो, अहमदाबाद में जो बुलेट ट्रेन चलने वाली उससे रिलेटेड सवाल हो, कई सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। पहली जो किसान रेल है, पहली प्याज ट्रेन, पहली जो अंगूर ट्रेन है, या फिर उसके बाद देखा जाए जो रुद्राक्ष था, उन सब चीजों के बारे में जो आपके रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी में देखा जाए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली जो नमक रेल है, इसको आप नमक रेल कह सकते हैं, पहली बार देखा जाए कश्मीर घाटी में नमक रेल गई है। कहां से कहां तक? खारागोड़ा से अनंतनाग तक गई है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारत में मीठे पानी की डॉल्फिन की स्थिति। अब ये जो भारत में मीठे पानी की डॉल्फिन की स्थिति है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के डॉक्टर विष्णुप्रिया कोलीपाकम, ठीक है, विष्णुप्रिया कोलीपाकम के नेतृत्व में 28 नदियों पर, ठीक, 28 नदियों पर सर्वे किया गया और भारत में मीठे पानी की डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी बताई गई है? यहां पर देखा जाए मीठे पानी की डॉल्फिन की कुल संख्या 6327 पाई गई। लगभग यहां पर देखा जाए लगभग पूरी गंगा नदी डॉल्फिन, ठीक है, 6324 गंगा में और सिंधु में सिर्फ 3 डॉल्फिन बाकी है। बाकी 26 नदियों में अस्तित्व तो नहीं मिला है। चर्चा कर लेते हैं राज्यवार। देखा जाए सबसे ज्यादा कहां पर पाई गई? तो राज्यवार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, कितना? 2397। ठीक है, कितना? 2397, 2397 यूपी में। दूसरा स्थान किसका है? दूसरे स्थान पर बिहार में पाई गई है गंगा नदी डॉल्फिन, कितना? 2220। तीसरा स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, 815। चौथे नंबर पे असम आती है, यहां पर देखा असम में 635, झारखंड में 162, राजस्थान मध्य प्रदेश में 95, पंजाब में 3 रही है। निष्कर्ष बताता है कि सिंधु डॉल्फिन भारत में विलुप्ति के कगार पर है और गंगा तंत्र की प्रजाति का ही मुख्य सहारा बचा हुआ है। मतलब जो सिंधु नदी डॉल्फिन है ना, ये अपने खात्मे की कगार पर है। देखा जाए तो इनकी संख्या सिर्फ 3 पाई गई, सिर्फ 3 सिंधु डॉल्फिन पाई गई है। बाकी जितनी डॉल्फिन पाई गई है वो सब गंगा नदी के डॉल्फिन है। इस प्रकार ये कहा जा रहा है कि ये अपने देखा जाए विलुप्ति की कगार पर खड़ी हुई है सिंधु नदी की डॉल्फिन। चलिए आगे चर्चा करते हैं। 210 माओवादियों का समर्पण हुआ है, यहां पर चर्चा करें। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 17 अक्टूबर 2025 को 210 माओवादी, जिनमें देखा जाए तो 106 महिलाएं और 104 पुरुष सम्मिलित थे, इन्होंने समर्पण किया है और ये सबसे बड़ा समर्पण माना जा रहा है अब तक का। इनमें केंद्रीय समिति सदस्य के व दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी के जो प्रवक्ता थे रुपेश उर्फ विकल्प, इन्होंने भी समर्पण कर दिया है। समर्पण के समय देखा जाए हाथों में संविधान की पुस्तक और लाल गुलाब लेकर इन्होंने हिंसा से शांति की ओर बढ़ने का संदेश दिया। ठीक है, और इस प्रकार देखा जाए ये 210 माओवादी जो है ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका जो समर्पण था इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ देखा जाए यहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, परीक्षा में पूछ सकता है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे? तो माओवादियों के खात्मे से था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। 21 दिवसीय ऑपरेशन था और साथ ही साथ देखा जाए 2026 तक, ठीक है, मार्च 2026 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया भारत सरकार के द्वारा कि माओवाद का समाप्त कर दिया जाएगा, खात्मा कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोहन बागान का 21वां
IFA शील्ड जीता। मोहन बगान ने, देखा जाए मोहन बगान ने 21वां IFA शील्ड जीता है। चर्चा करते हैं तो 18 अक्टूबर 2025 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए 125वें IFA शील्ड में मोहन बगान सुपर जायंट ने ईस्ट बंगाल को 5-4 पेनाल्टी शूटआउट से हराकर ये खिताब जीत लिया है। मोहन बगान का 21वां, ठीक है, ये IFA शील्ड खिताब है। तो मोहन बगान ने जीता है IFA शील्ड खिताब, और ये देखा जाए 125वां संस्करण था जिसमें 21 बार देखा जाए मोहन बगान ने जीता है। मोहन बगान ने किसको हराया? तो यहां पर जो ईस्ट बंगाल FC था, ईस्ट बंगाल FC को पराजित किया है मोहन बगान ने। चलिए आगे चर्चा करें। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो एथेंस ग्रीस में हुए ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन 2025 में जोरावर सिंह संधू ने पुरुष ट्रैप इवेंट में कांस्य पदक जीता है। फाइनल में उन्होंने 50 में से 31 सही निशाने लगाए और भारत के लिए अहम पोडियम फिनिश सुनिश्चित किया था। ठीक है, आगे देखें स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर ही है। यहां पर ज्योति सुरेखा वेणम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। किस में जीत दर्ज की है, चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर जो ज्योति सुरेखा वेणम है, इन्होंने नानजिंग चीन में, कहां पर? नानजिंग चीन में आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में कंपाउंड वर्ग में कांस्य पदक जीता और इस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड आर्चर बनी है। ठीक है, तो भारत की ओर से देखा जाए जो आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल था उस पे कंपाउंड वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है ज्योति सुरेखा वेणम ने, और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने देखा जाए तो आर्चरी वर्ल्ड कप के कंपाउंड वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ब्रॉन्ज मैच उन्होंने ब्रिटेन के एला गिब्सन से 150-145 से हराया था। किसको हराया था? एला गिब्सन को हराया था, और इसी के बाद देखा जाए कांस्य पदक इन्हें मिला था। चलिए आगे चर्चा करते हैं सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2025 के बारे में चर्चा कर ले। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये कप होता है सुल्तान ऑफ जोहोर कप, ये कहां पे होता है? मलेशिया में होता है। ठीक, यहां पर देखें सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2025 ये हॉकी से संबंधित है, और फाइनल में भारत ने किसको पराजित किया? ऑस्ट्रेलिया को 1-2 से हराकर रजत पदक जीता है। ठीक है, यह टूर्नामेंट भारत का 5वां रनर अप फिनिश था। इससे पहले पिछले 2 प्रतियोगिताओं में देखा जाए तो कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। 5वीं बार रनर अप फिनिश किया है भारत ने, और लगातार पिछले 2 प्रतियोगिताओं में देखा जाए तो भारत ने कांस्य पदक जीता था। इस बार कौन सा पदक जीता है? इस बार रजत पदक जीता है। चलिए जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड में तन्वी शर्मा को सिल्वर मिला है। चर्चा करते हैं तो भारतीय खिलाड़ी है तन्वी शर्मा। इनको देखा जाए तो WBWF जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में देखा जाए रजत पदक मिला है। ठीक है, चर्चा करें तो फाइनल में थाईलैंड की अन्यापात फिचित प्रीचासक, ठीक है, अन्यापात फिचित प्रीचासक को हराकर ये उपविजेता रही। यह भारत के लिए जूनियर स्तर पर एकमात्र देखा जाए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे चर्चा करें, भारत जो है ये AFC अंडर 17 महिला एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर गया है। ठीक है, जो AFC अंडर 17 महिला एशिया कप है उसके लिए भारत क्वालिफाई कर गया है। चर्चा कर लेते हैं तो भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियन कप 2026 के लिए इतिहास रचते हुए पहली बार क्वालिफाई किया है। यहां पर चर्चा करें तो बिश्के में भारत ने मेजबान उज्बेकिस्तान को 2-1 से हराकर ग्रुप G में शीर्ष स्थान हासिल किया है और अपनी जगह पक्की की है। टूर्नामेंट देखा जाए 2026 में कहां पर होगा? चीन में आयोजित किया जाएगा, और इस आयु वर्ग के यानी कि अंडर 17 आयु वर्ग में भारत की पहली महाद्वीपीय क्वालिफिकेशन है। अब तक भारत ने कभी भी देखा जाए अंडर 17 में जो महिला एशियन कप है उसके लिए क्वालिफाई नहीं किया था। ये पहली बार क्वालिफाई किया, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश। ठीक है, जो इच्छा मृत्यु है उसको वैध करने वाला पहला अमेरिकी देश कौन है? यहाँ पर चर्चा करें तो उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया जिसने इच्छा मृत्यु को वैध किया है। यहाँ पर देखा जाए ये कानूनी असाध्य रोग, ये कानून जो होता है ये कानून असाध्य रोगों से पीड़ित व असहनीय पीड़ा झेल रहे जो वयस्क नागरिक एवं विदेशी नागरिकों को चिकित्सीय सहायता से जीवन समाप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए प्रक्रिया में विस्तृत चिकित्सीय जांच व स्वीकृति अनिवार्य होगी। इससे पहले स्पेन और कनाडा ने कानून द्वारा, जबकि कोलंबिया इक्वेडोर ने न्यायालय के निर्णय पर इच्छा मृत्यु को वैध किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्पेन और कनाडा है वहां पर भी इच्छा मृत्यु है। कोई व्यक्ति जो असाध्य रोग से पीड़ित है और वो चाहता है कि बस अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमको मौत दे दी जाए, तो इच्छा मृत्यु उसी चीज को कहा जाता है। और यहां पर पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? उरुग्वे बन गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। और साथ ही साथ ये भी आप याद रखेंगे कि कानून के द्वारा देखा जाए कहां पर
स्पेन और कनाडा में, जबकि न्यायालय का जो निर्णय था, न्यायालय के निर्णय के आधार पर इक्वाडोर और कोलंबिया, ठीक है, यहां पर देखा जाए इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया गया है। आगे चर्चा करें, कपास क्रांति मिशन का शुभारंभ किया गया है। कपास क्रांति मिशन से संबंधित सवाल देखें, क्या पॉइंट बन सकता है यहां पर। तो 17 अक्टूबर 2025 को कपास क्रांति मिशन 600 करोड़ रुपए की बजट के साथ लॉन्च हुआ है। बजट कितना है? 600 करोड़ रुपए है, इसको आपको याद रखना है। कब लॉन्च किया गया? 17 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया है। देखा जाए इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य उच्च उपज लंबी फाइबर वाली कपास की खेती को बढ़ावा देना, जिसके लिए वैज्ञानिक शोध, तकनीकी नवाचार और विस्तार सेवाएं लागू होंगी। महाराष्ट्र के अकोला में हाई डेंसिटी प्लांटेशन मॉडल को प्रेरक के रूप में अपनाया जाएगा। ठीक है, जो यहां पर देखा जाए अकोला है, यहां की हाई डेंसिटी प्लांटेशन मॉडल है महाराष्ट्र का। ठीक है, और इसी मॉडल को देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाएगा, और इसी वजह से देखा जाए ये कृषि क्रांति मिशन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे कथन कारण में पूछ सकता है कि कृषि क्रांति मिशन 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ लॉन्च हुआ, और दूसरा कथन यहां पर दे देगा कि महाराष्ट्र के अकोला में हाई डेंसिटी मॉडल को प्रेरक के रूप में अपनाया गया। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा कि 6000 करोड़ नहीं, केवल 600 करोड़ रुपए है। ठीक है, 600 करोड़ रुपए की बजट के साथ इसको लॉन्च किया गया। चलिए आगे चर्चा करते हैं बोलीविया के नए राष्ट्रपति। अब बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, चर्चा करें तो बोलीविया में रोड्रिगो पॉज, ठीक है, रोड्रिगो पॉज जो है ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने रूढ़वादी नेता जॉर्ज टूटो कुइरोगा को पराजित किया है। इस जीत के साथ ही देखा जाए तो 2006 से सत्ता में रही जो मूवमेंट ऑफ सोशलिज्म पार्टी है उसके लगातार शासन को समाप्त हो गया। जो मूवमेंट ऑफ सोशलिज्म पार्टी था उसका लगातार 2006 से अभी तक शासन चल रहा था। ठीक है, पिछले 19 सालों से शासन कर रहे थे, 19 सालों का शासन समाप्त हो गया है। और बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो यहाँ पे इनका नाम आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी परीक्षा में देखा जाए जो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं उनमें जो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, ठीक, उनसे एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, और उसी क्रम में इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोड्रिगो पॉज का। चलिए आगे चर्चा करते हैं, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के बारे में देखते हैं। यहां पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। यहां पर देखा जाए इस वर्ष का थीम क्या था, इस वर्ष का थीम क्या था, इस वर्ष का थीम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट बाई इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज, यानी कि परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी सहयोग सुनिश्चित कर सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना इसका थीम था। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों की गरिमा की रक्षा, सेवाओं तक उनकी पहुंच और नीतिगत समर्थन को और मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसी वजह से देखा जाए अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर मनाया जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, एसोचैम के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बने हैं, चर्चा कर लेते हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। 17 अक्टूबर 2025 को निर्मल कुमार मिंडा को एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कौन बने एसोचैम के नए अध्यक्ष? निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, वहीं पर देखा जाए एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी को उपाध्यक्ष नामित किया गया है। आरबीआई की मंजूरी हालांकि अभी लंबित है। यहां पर देखा जाए एसोचैम भारत का प्रमुख उद्योग मंडल है जो व्यापार, उद्योग और आर्थिक नीतियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए भारत यूएनजीए जीआईएम एशिया प्रशांत समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। चर्चा कर लेते हैं, यहां पर देखा जाए भारत को यूएन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया एंड पैसिफिक का सह अध्यक्षता के लिए 2025 से 28 की अवधि के लिए चुना गया है। देखा जाए जो ये चयन हुआ है ये गोयांग शी कोरिया में आयोजित 14वीं पूर्ण बैठक में किया गया है। यहां पर चर्चा करें, ये जिम्मेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से निभाई जाएगी, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में जियो स्पेशियल नीति मानकों के सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका सशक्त होगी। तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो भारत है इसको यूएन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए देखा जाए सह अध्यक्ष चुना गया है। कब से कब तक? तो 2025 से 28 तक के लिए। ठीक है, 2025 से जो 28 तक की अवधि है इस अवधि के लिए चुना गया है। और दूसरी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि कहां पर इसका आयोजन किया गया था। जो 14वीं पूर्ण बैठक हो रही थी वो कहां पर हो रही थी, जियो स्पेशियल मीटिंग हो रही थी वो कहां पर हो रही थी, ये कोरिया में आयोजित की जा रही थी। और साथ ही साथ देखा जाए एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो अध्यक्षता है सह अध्यक्षता ये किसके कौन से मंत्रालय के द्वारा निभाई जाएगी? आईटी मंत्रालय दे देगा, वित्त मंत्रालय दे देगा, गृह मंत्रालय दे देगा और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे देगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यहां पर देखा जाए इस भूमिका को संचालित की जाएगी। अंतिम खबर क्या है, यहां पर देखा जाए धर्मगुरु संत शिरोमणि साईं चामुंड राम साहिब का निधन हो गया है।
ठीक है, ये धर्मगुरु संत शिरोमणि साई चामुंडराम साहब का निधन हो गया है। इनके बारे में चर्चा करें तो सिंधी समाज के धर्मगुरु हैं संत शिरोमणि साई चामुंडराम साहब। इनका 78 वर्ष की आयु में लखनऊ में शिव शांति असूदाराम आश्रम में निधन हो गया है। ठीक है, शिव शांति असूदाराम आश्रम में निधन हो गया लखनऊ में। चर्चा करें तो उनका जन्म 9 सितंबर 1947 को साबर जिला पन्नो अकिल गांव जो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है वहीं पर हुआ था। वे संत साई असूदाराम साहिब के पुत्र थे और शिव शांति संत असूदाराम आश्रम लखनऊ की स्थापना से जुड़े हुए थे। ठीक है, जो लखनऊ में शिव शांति संत असूदाराम आश्रम है, लखनऊ में अवस्थित है, इसकी स्थापना से जुड़े हुए थे चामुंडराय साहब। ठीक है, और इनका निधन हो गया है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिंधी समाज के देखा जाए तो धर्मगुरु थे, जो सिंधी समाज होता है सिंधी समाज के धर्मगुरु हैं। चलिए अब आते हैं कुछ प्रश्नों पर। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स किसके सहयोग से विकसित किया गया है? आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से, आईआईटी आईएसएम धनबाद के सहयोग से, एनआईटी रायपुर के सहयोग से, या सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से? चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है स्टेट माइनिंग रेडीनेस के तहत श्रेणी ए में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा, या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किस शहर को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अनुशंसित किया गया है? मुंबई को, नई दिल्ली को, अहमदाबाद को, या बेंगलुरु को? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एनएसजी के लिए नए स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला कहां पर रखी गई है? पुणे में, हैदराबाद में, मानेसर में, या भोपाल में? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारत ने किस देश को आकाश मिसाइल प्रणाली की सप्लाई का प्रस्ताव दिया है? अर्जेंटीना, ब्राजील, वियतनाम, या इंडोनेशिया? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उत्तराखंड एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन कहां पर हुआ? नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, या ऋषिकेश? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, साइलेंट वैली पार्क किस राज्य में स्थित है जहां 6 नई ड्रैगन प्रजातियां मिली है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, या महाराष्ट्र में? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कपास क्रांति मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कपास आयात को बढ़ाना, कपास के निर्यात को बढ़ावा देना, या फिर देखा जाए जैविक कपास का निर्यात करना, या उच्च उपज व लंबी फाइबर कपासों का उत्पादित करना? और अंतिम यहाँ पे है ऑप्शन डी है कृत्रिम कपास उद्योग को बढ़ावा देना। तो कपास क्रांति मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, या बताइए। ये सवाल आपसे देखा जाए तो एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उरुग्वे किस महाद्वीप का पहला देश बना है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध किया है? एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, या अफ्रीका? और अंतिम सवाल क्या है, भारत में मीठे पानी की डाल्फिन सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई गई है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, या असम में? ठीक है, तो ये है 10 सवाल। इन 10 सवालों का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लंबा इसलिए है क्योंकि इसमें हमने पिछले 3 दिन के जो करंट अफेयर थे 19, 20, 21 उसको कवर किया है। इसके बाद देखा जाए 22, 23, 24 और 25 तारीख का जो करंट अफेयर आएगा उसमें देखा जाए 4 दिन के करंट अफेयर कंप्लीट होंगे, और इसके साथ साथ देखा जाए तो पूरे महीने के जो करंट अफेयर होंगे वो रेडी हो चुके होंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऐप पर सारे टेस्ट लग चुके हैं, आप जाइए उन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, अपना स्कोर देखिए, अपने मार्क्स देखिए और अपनी तैयारी को परखिए, क्योंकि आगे बहुत से एग्जाम आने वाले हैं। बिहार एडीओ का एग्जाम है, बिहार एसआई है, बिहार सीजीएल है, यूपी में देखा जाए यूपी ट्रिपल एससी की बहुत से एग्जाम होने वाले हैं, एलटी ग्रेड के एग्जाम होने वाले हैं। तो सभी एग्जामों के लिए जो खासकर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सलाह ये है कि आप हमारा जो टेस्ट है, ठीक, करंट अफेयर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो टेस्ट दे रखे हैं ऐप पर उन टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, सारे टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करें। 10 मिनट का समय देंगे तो आपको 10 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएंगे। उस 10 मिनट में सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन का उत्तर क्या है, सही जवाब क्या है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे और परीक्षा स्तरीय क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।